students, this is the part 2, last minute revision part 2. Part 1 already we have done. Again, I would like to inform you all that this content is prepared by the KVS Lucknow region, and it's very much appropriate for we all for last minute revision. So in this part of video, in this part, we will discuss about the methods of national income very briefly, because all these things we have already done thoroughly many times, and different method I have used. So don't much don't be confused here. Just try to understood the basic or core concepts. Just it's a revision in my words. Actually, throughout the year you studied from me, so it is better to you all to revise in my voices. Okay, so it's my personal experience that it impacts much. If you compare with other videos, other person's videos, you may connect more better way with me. It's my personal experience. You all are free to go with your best way, but it's from my side, last minute revision. So it's again second video we are going to discuss. In this, we'll discuss the value added method for calculating national income. It is also known as the output method. It is also known as the product method. All these things we have discussed. Now, how you can find out the value of output? It's simply sales plus change in stock. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. बेटा मैं एक बार फिर बता दूं, जिन बच्चों को नेशनल इनकम में कठिनाई आती है, बहुत कम बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको कोई कठिनाई आती है, लेकिन जिनको आती है वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस न करें, बाकी सारी चीज़ों पर फोकस करें. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक. हाउ यू कैन फाइंड आउट चेंज इन स्टॉक? इट्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. अभी कितना स्टॉक है और शुरुआत में कितना था, उन दोनों का अंतर अगर आप निकाल लेंगे तो स्टॉक में चेंज कितना हुआ ये पता चल जाएगा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड refers to the addition in the value of a raw material or intermediate good by an organization during the production process. इसका एग्जाम्पल दे के आपको बड़े अच्छे से समझाया मैंने, और आपको समझ में भी आ रहा होगा. डीप में नहीं जाऊंगा. वैल्यू एडेड, जब आपको डबल काउंटिंग नेशनल इनकम में न हो, इससे बचने के लिए जो 2 उपाय बताए थे, तो उसमें हमने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था वैल्यू एडेड की इम्पोर्टेंस क्या है. वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, उसमें से मध्यवर्ती चीज़ें जो बीच में लगी हुई हैं उसे निकाल दो तो आपको मिल जाएगा वैल्यू एडेड. अब वैल्यू एडेड से अगर आप निकालते हो तो कौन सा, उन 8 एग्रीगेट्स जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी पढ़े हैं आप, उनमें से कौन सा एग्रीगेट मिलता है? मिलता है जीडीपी एट एमपी. हमारे बच्चों को पूरा मौजवानी याद है ये. जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एट प्राइमरी लेवल, एट सेकेंडरी लेवल एंड एट टर्सरी लेवल. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, 3 सेक्टर्स आर इन और इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, टर्सरी मतलब सर्विस सेक्टर. बहुत ब्रीफली डिस्कस किया हम लोगों ने, सबको जोड़ दिया अगर आपने वैल्यू एडेड तो मिल जाएगा क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी. यहाँ से आपको नेशनल इनकम अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको इसमें से डेप्रीसिएशन घटाना होगा. जो ही आप जीडीपी एट एमपी से डेप्रीसिएशन घटाएंगे आपको क्या मिल जाएगा? एनडीपी. उसके साथ यदि आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा? एफसी, जीडीपी एट एफसी. सो एनडीपी
at MP minus depreciation minus net indirect tax, you will have the domestic income at factor cost, net domestic product at factor cost. अब यहाँ से आपको नेशनल इनकम निकालना है. यू ऑल आर अवेयर अबाउट द नेशनल इनकम एग्रीगेट, दैट इज NNP at FC. मान लीजिए MCQ में आ जाए कि विच एग्रीगेट शोज द नेशनल इनकम. उन 8 एग्रीगेट में से NNP at FC ओनली शोज द नेशनल इनकम. हाँ, कर्सर आप देखिए NNP at FC. व्हेन यू फाइंड आउट NNP at FC, व्हेन यू ऐड इन दिस, डोमेस्टिक की बात हो रही है, डोमेस्टिक की बात हो रही है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, नेशनल. तो यू हैव टू ऐड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि स्टेट द प्रिकॉशंस. हाँ, तो प्रिकॉशंस मतलब कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे जब आप वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम निकाल रहे होंगे. सबसे बड़ी बात पहली, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी एडेड. वो तो फॉर्मूला में ही लिखा है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे. नंबर 2, ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड. जो बिकी हुई चीज़ें पहले से किसी के यूज में है, मतलब सेकेंड हैंड सेल नहीं इंक्लूड होगा, इंटरमीडिएट गुड नहीं इंक्लूड होगा. खुद की उपभोग करने वाली चीज़ें क्या होंगी, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स शुड बी इंक्लूडेड. सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, कहीं उसका प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन कर रहे हैं आप, तो वो तो इंक्लूड होगा ही होगा. imputed rent of self occupied houses should be included. ये क्या होता है, घर बनाया, खुद रहने लगे, ठीक है, उसे रेंट पे नहीं दिया आपने, तो इम्प्यूटेड मतलब उसका निहित रेंट, कितना किराया होता, यदि आप उसको किराए पे देते तो कितना आपको मिलता. मान लीजिए आपने घर बनाया, आपने किराएदार को नहीं दिया, खुद रह रहे हैं, तो अब अगर आप खुद रह रहे हैं और अगर किराएदार को देते तो 10,000 रुपया महीना लेते, खुद रह रहे हैं तो वो 10,000 इम्प्यूटेड वैल्यू है, वो भी नेशनल इनकम का पार्ट होगा व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाई वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड. अभी देखिए, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम, कैसे अवॉइड करेंगे प्रॉब्लम को, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखना है. फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल प्रोडक्ट को या तो इंक्लूड कर लीजिए या सिर्फ वैल्यू एडिशन को ऐड करिए. इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि वीट प्रोड्यूस होता है फार्मर के यहाँ, फिर वहाँ से चलते चलते कहाँ आता है, फिर मिडिल मैन आ जाता है बीच में, फिर फ्लोर मिल आ जाता है, फिर बेकरी में आके चीज़ें, फिर ब्रेड के रूप में जब आपको मिलता है तो वो कितने का मिलता है. मीनवाइल उसमें वैल्यू एडिशन होता है. अगर आप टोटल ऐड करते जाएंगे तो यू विल हैव अ फॉल्स इंफॉर्मेशन, रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. सो यू हैव टू गो थ्रू आइदर फाइनल आउटपुट कंपाइलेशन और वैल्यू एडेड. ओके, इसको डीपली हम लोग डिस्कस किए हैं, आप लोग नोट्स देखिएगा, उससे आपको, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मुझे पर्सनल भी कॉल कर लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा, समझा देंगे आपको. फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से अवॉइड करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम. बच्चों, विश्वास मानो, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बहुत बार आए हुए हैं और आते ही हैं, घुमा फिरा के यही सब आते हैं, ठीक है. तो आप की पॉइंट्स याद रखना. नाउ सेकेंड मेथड, इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, NDP at FC, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम. ठीक है, जब आप नेशनल इनकम निकालते हैं इनकम मेथड से, तो आप क्या निकालते हैं, NDP at FC. क्या क्या करेंगे इसमें, किसको किसको जोड़ देंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, उनको क्या मिलता है, वेजेज एंड सैलरीज. कैश एंड काइंड, कुछ तो नकद रूप में मिल जाता है, काइंड में क्या, आपको LTC मिलेगा, आप घूमने जाएंगे, यानी आपके पिताजी अगर सरकारी नौकरी में हैं तो उनको घूमने का, फिर या उनको और भी सुविधाएं बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है, जैसे इलाज कराने का, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का, वो सब किस में आते हैं, काइंड में आते हैं. और सैलरी जो आती है प्योर, वो आ जाती है कैश में, ठीक है. उसके अलावा क्या इंक्लूड होता है इसमें, SOE में, COE में, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम.
जब आप रिटायर होंगे तो आपको कुछ पैसा मिलता है, उसमें एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूट करता है हर महीने और एम्प्लॉयर भी करता है, जो नौकरी देता है वो भी, जो नौकरी करता है वो भी। तो यहाँ पे क्या इंक्लूड करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन ही इंक्लूड होगा, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं होता है। एग्ज़ाम में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जल्दी में देखा एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ ध्यान नहीं दिया और सीधे ऐड कर दिया। एम्प्लॉयज़ का ऐड नहीं होगा, एम्प्लॉयर्स का ऐड होगा, इसको ध्यान रखना। ओके, सो नेक्स्ट अनदर थिंग विच यू हैव टू ऐड, दैट इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट पता है पहले से, रॉयल्टी क्या है, कुछ इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं तो आपको उसके बदले ताउम्र मिलता रहता है, उसका एक हिस्सा रॉयल्टी के रूप में, जैसे बुक्स वगैरह लिखते हैं कॉपीराइट पे रॉयल्टी मिलती है। इंटरेस्ट मिलता है, पैसा रुपया लगाते हैं कहीं तो उसका इंटरेस्ट मिलता है आपको, प्रॉफिट मिलता है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में। कभी कभी एक ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द और थिंग्स इंक्लूडेड अंडर द ऑपरेटिंग सरप्लस, देन यू हैव टू राइट दिस थिंग्स, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट में भी क्या क्या आता है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, हाँ ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा नोट्स के थ्रू भी जाइएगा आप। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इट इज़ एन इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। खुद का रोजगार, दुकान लगा लिया, कोई व्यवसाय कर लिया, बिजनेस कर लिया, तो उनके इनकम को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। द इनकम ऑफ दीज वर्कर्स इंक्लूड प्रॉफिट, रेंट, वेजेज एंड इंटरेस्ट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। ठीक है, उनके भी इनकम को, मिक्स्ड इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके इनकम को भी ऐड करते हैं। नाउ इनकम मेथड से क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इतनी सारी चीज़ें आती है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। सीओई के पार्ट हैं, याद रखना, कभी कभी थ्योरी में आता है अलग से। तो सीओई के क्या पार्ट्स हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। ओके, इसको अगर आपने जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा आपको इनकम मेथड में। सीधे सीधे आप ध्यान रखना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आएगा, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश एंड वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड, देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सीओई में आएगा। उसके बाद क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, प्रॉफिट जोड़ दीजिए और मिक्स्ड इनकम जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, NDP एट FC, डोमेस्टिक इनकम। अब इसमें अगर आपने NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के डिफरेंस से। ओके, दोनों का अंतर जो होगा उसी से निकलता है NFIA। तो डोमेस्टिक इनकम में यानी NDP एट FC में NFIA जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम, दैट इज अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। Okay, now precautions of income method. When you calculate national income, which type of precautions you have to go through? Number one, ट्रांसफ़र इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड। कभी भी ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र आपके चाचा या किसी ने आपको ऐसे उपहार में कोई गिफ्ट में दे दिया ऐसे बिना कुछ किए, ट्रांसफ़र इनकम, सरकार स्कॉलरशिप दे दी, चलो इनाम के तौर पे कुछ दे दिया बिना कोई काम किए, तो वो सब किस में आता है, ट्रांसफ़र इनकम में, वो इंक्लूड नहीं होगा। जिसने कोई ऐड ही नहीं किया इकोनॉमी में उसको क्यों ऐड करेंगे हम नेशनल इनकम में। ठीक है, आउटपुट में अगर कोई चेंज ला रहा है तो वो फैक्टर इनकम हो जाएगा, तो उसे इंक्लूड करेंगे, लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट यानी ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन हियर। अगर ऐसा करते रहेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये भी केवल प्रपत्र में चेंज के वजह से होता है, इसलिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। शेयर मार्केट के लेन देन से कोई आमदनी हो रही है आपको तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ कोई रियल प्रोडक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। विंडफॉल गेन, कहीं लॉटरी लग गई अचानक, विंडफॉल गेन मतलब अचानक कोई लाभ मिल गया आपको, उसको भी इंक्लूड
नहीं करेंगे, विंडफॉल गेन विल नॉट बी इंक्लूडेड। नाउ थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ओके, outlay method, expenditure method. Now what are the components under the, again you will find out the GDP at MP. When you calculate national income by expenditure method, what you have to add? Private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic fixed capital formation, which you can find out by gross fixed capital formation plus inventory investment और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। कैसे निकलेगा नेट एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, then plus government final consumption expenditure, then gross domestic capital formation, then net exports। ये सब जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। अब हमको तो निकालना क्या है भाई, एन हमको निकालना है नेशनल इनकम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ग्रॉस चाहिए नहीं, नेट चाहिए, हमें डोमेस्टिक लेवल पे चीज़ चाहिए नहीं, नेशनल लेवल पे चाहिए, हमें फैक्टर कॉस्ट पे चीज़ें चाहिए, मार्केट प्राइस पे नहीं चाहिए। तो ये तीन बड़े बदलाव करने पड़ेंगे जीडीपी एट एमपी में, देन ओनली यू वी कैन गेट द नेशनल इनकम। नाउ डेप्रिसिएशन घटाओ तो ग्रॉस बदलेगा नेट में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाओ तो फैक्टर इनकम फैक्टर कॉस्ट पे चीज़ें आएंगी। ओके, तो यहाँ आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें अगर आप NFIA जोड़ दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम। नाउ अगेन व्हाट प्रिकॉशंस अगर आप देखेंगे तो अमूमन वही सारे प्रिकॉशंस लगभग उस मिलते जुलते रहते हैं, कुछ एक चेंज होते हैं। जैसे इंटरमीडिएट गुड की बात की गई, सेकेंड हैंड सेल की बात की गई, ट्रांसफ़र पेमेंट की बात की गई, सिक्योरिटीज़ यानी शेयर मार्केट के लेन देन की बात की गई, ये सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी। ठीक है, केवल नॉमेनक्लेचर में चेंज हो रहा है, नहीं इंक्लूड होगा। जहाँ कहीं रियल आउटपुट हो रहा है वही चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब देखिए एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस क्या हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगेन वही इंटरमीडिएट गुड कहीं नहीं इंक्लूड करेंगे इसको, मध्यवर्ती बात, बीच की कही हुई बातों को, बीच के किए गए काम को हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे, सीधी सी बात है, अपना कॉन्सेप्ट बना लो। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फिर आ गया वही सिक्योरिटी एक्सचेंज, फाइनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूड। फाइनेंशियल एसेट्स क्या है भाई, कोई रियल प्रोडक्शन तो बताता नहीं। फाइनेंशियल एसेट खरीद लिया, कुछ शेयर खरीद लिया, 100 शेयर खरीद लिया, 200 शेयर खरीद लिया, किसी का शेयर बढ़ गया घट गया, इससे इकोनॉमी पे कोई बहुत फर्क है नहीं पड़ता है, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट अगेन विल नॉट बी इंक्लूडेड, वही बात है। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड सेल, मैंने बताया था ये 3-4 अगर आप याद रखेंगे, किसी के भी प्रिकॉशन में आपको तुरंत उधर लगा देना है, आपको नंबर मिलेंगे। डरना नहीं है, लिखना है पूरा आंसर, आता सब है आपको, बी कॉन्फिडेंट। नाउ बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम अभी चर्चा किया था, जिसके बेस पे हम लोगों ने ऊपर नेशनल इनकम निकाला। ठीक है, जीडीपी एट एमपी है, चाहिए क्या, जीडीपी एट एफसी क्या जोड़ेंगे, सॉरी क्या घटाएंगे, एनआईटी घटा देंगे। अब जीडीपी एट एफसी आपके पास है, क्या चाहिए, एनडीपी एट एफसी चाहिए, तो ग्रॉस है, नेट चाहिए, डेप्रिसिएशन घटा दो। अब एनडीपी एट एफसी आपके पास है और एनडीपी एट एमपी चाहिए, क्या करेंगे भाई, इसमें एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट पे चीज़ें हैं, मार्केट प्राइस पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे। ये सारी बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट हियर, दैट इज द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी जब आप निकालते हैं, रियल जीडीपी जब आप निकालते हैं तो आप बेस ईयर यूज करते हैं। क्लास 11th में आप सभी पढ़ चुके हैं इंडेक्स नंबर में, कि बेस ईयर से क्या करते हैं आप, जो जो नॉमिनल या मॉनेटरी जो चेंजेस होते हैं उसको आप हटा देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रियल बचता है। यहाँ ऐसे ही याद रखना आपको, ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ लाइन है, अंडरलाइन किया हुआ यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, ये याद रखना, बेस ईयर प्राइस को यूज करके अगर निकाल देते हैं हम, इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, तो रियल जीडीपी। और अगर करंट ईयर की बात कर लें, कोई बेस ईयर नहीं यूज किया हमने,
ठीक है। हमने क्या किया, इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द करेंट ईयर प्राइस। अभी कितनी कीमत है वही बात कर लिए, दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी। सारा सब कुछ जोड़ दिया पूरे देश में और हमने कहा कि इतना ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गई। वो क्या है, नॉमिनल है। लेकिन हमने सब कुछ जोड़ लिया और उसके बाद कंपेयर कर लिया 2005 से, 2009 से, 2010 से, 2011 से या 2016 से, और फिर एडजस्ट करके देखा कि भाई केवल पैसे की वैल्यू में कितना चेंज हुआ है, जो एक्चुअल में कितना चेंज हुई है इकोनॉमी, या केवल पैसे की केवल मात्रा ही बढ़ी हुई है, क्वांटिटी बढ़ी हुई है। तो रियल मतलब क्या होता है, बेस ईयर। उसको हमने कंपेयर करके देख लिया कि रियल में कितनी औकात है, और ये देख लिया हमने कि अभी कितनी है, बस। तब कितनी थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रियल जीडीपी में बेस ईयर यूज करके निकालते हैं आप, और यहाँ क्या करते हैं, करंट ईयर के प्राइस पे निकालते हैं। Another difference, it increases only when there is increase in the quantum of output। मैं बार बार कह रहा था रियल में चेंज हो रहा है quantum of output in the economy, और this shows increase without any increase in the quantum of output due to rise in price। it may happen due to only the rise in price, okay। लेकिन यहाँ quantum of output यानी रियल जीडीपी में चेंज हो गया है। रियल जीडीपी इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बेटर इंडिकेटर है, बेहतर है, सही बात है, रियलिटी की बात कर रहा है, रियल हमेशा बेहतर होता है। एंड दिस शोज द नॉमिनल जीडीपी, ओके, इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये रियल इंडिकेटर नहीं होता नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर, अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफ्लेटर पे क्वेश्चन आता ही है, और प्राइस इंडेक्स लिखा हुआ है, डिफ्लेटर ही आता है। डिफ्लेटर, डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी दैट मेक्स द जीडीपी। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, एन आर इंटू 100, जीडीपी लगा देना, एन आर नॉर्थ रेलवे, एन आर नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, कभी भूलना मत, ये आएगा। ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं ये आती ही आती, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर लमसम इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, आप देख लीजिएगा, ये की पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। एन आर नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, जीडीपी एंड वेलफेयर। ये भी क्वेश्चन बहुत आया है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आता है, भाई जीडीपी बढ़ रही है, पैसा रुपया खूब बढ़ रहा है आपके परिवार में, मान लीजिए आपके परिवार ही पूरा देश है, लेकिन क्या ज़रूरी है सब लोग खुश हों, खूब इन्जॉय कर रहे हो, किसी कोई समस्या ना हो? ऐसा नहीं है। वही चीज़ बताया जा रहा है इसमें कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी और वेलफेयर का पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, बट इट नॉट कंपल्सरली यू कैन से दैट देर इज़ पॉजिटिव रिलेशन। और जीडीपी बढ़ रही है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वेलफेयर बढ़े ही, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके पास पैसा रुपया ज़्यादा है तो इसका मतलब आप खुश भी हों, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि जो वेलफेयर का मापदंड है, जो स्टैंडर्ड है, जो क्राइटेरिया है वेलफेयर का, वो ब्रॉडर है। ये सिर्फ पैसे की बात करता है जीडीपी, और यहाँ क्या होता है, वेलफेयर, जिसमें आपका हैप्पीनेस भी इंक्लूड होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड होता है, ऑल अदर एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड अंडर वेलफेयर। सो जीडीपी एंड वेलफेयर, नंबर 1 पॉइंट, इंक्रीज इन जीडीपी shows increase in the availability of goods for person, no doubt about it, this implies higher welfare। मैंने कहा ना, ये बताता है कि आपका कल्याण बढ़ रहा है, लेकिन इस बात की लिमिटेशंस हैं। आपने 2 लाइन कह दिया, आप आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले ये 2 लाइन याद रखिए कि इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर क्या होगा, बढ़ना चाहिए। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, आपके पास गुड्स, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, और ये सामान्यतः इन जनरल इट स्टेट्स द हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। लेकिन लिमिटेशंस क्या हैं, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम याद रखना। भाई हो सकता है पूरे देश में केवल 200 लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, 90% उन्हीं के पास है, बाकी लोग गरीब हैं, तो वेलफेयर क्या हुआ, जीडीपी तो बढ़ जाएगी क्योंकि देश का बात। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर
सामान्यतया बराबर हो, बराबर एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, कंपेरेटिवली अगर अनइक्वालिटी इन रिगार्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कम हो, जो आय का वितरण है लोगों में बहुत ज़्यादा, भाई कोई अरबपति करोड़पति हो, कोई कंगाल हो, ऐसा ना हो, थोड़ा 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 सबके पास हो, सब जिए खाएं चैन से रहें, तो ऐसी इकॉनमी में वेलफेयर ज़्यादा होगा। ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी कई चीज़ों को मिला के बनता है, अब उसका कॉम्पोजिशन क्या है, may not be welfare oriented, like if there is a rise in production of defense goods, this may not directly lead to direct increase in the welfare of the people। भाई तोप बंदूक बम ये सारी चीज़ें बना के क्या होगा, लोगों का खाना पीना रहना बीमारी थोड़ी दूर हो जाएगी, लेकिन हाँ ऐसी चीज़ों में क्या हो रहा है, काम करने से जीडीपी बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, हम बना बना के सामान बेच रहे हैं, ओके, तो उससे जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का हिस्सा कहाँ से ज़्यादा आ रहा है ये भी मैटर करता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ऑल सच ट्रांजेक्शन्स रिमेन्स अनरिकॉर्डेड, दिस कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बैकग्राउंड में हो जाती हैं, उसकी फॉर्मल एक्सचेंज में आता ही नहीं आता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, हमारा सारा डिजिटल सिस्टम, सारा टैक्सेशन सब कुछ क्या करता है, मॉनेटरी एक्सचेंज को ट्रेस करता है, लेकिन बहुत सारे अंदर खाने से काम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जीडीपी वेलफेयर को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, या यह नहीं बता पाता कि जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा। नाउ अनदर थिंग, एक्सटर्नलिटीज़, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन वेलफेयर विच इज़ नॉट अकाउंटेड इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। बहुत सारी फैक्ट्री लगी हैं, बहुत सारी फैक्ट्री दिल्ली में लगी हुई हैं मान लीजिए, या कलकत्ता में लगी हुई हैं, मुंबई में लगी हुई हैं, खूब प्रोडक्शन कर रही हैं, लेकिन उनका सब धुआं, कचरा, पोल्यूशन, गंदा पानी, जो भी वेस्ट मटेरियल है सब वो हमारे पोल्यूशन को और बढ़ा रहा है, हमारे जीवन को, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और कम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे जीडीपी से तो वेलफेयर कम हो रही है, बढ़ने की बात तो आप छोड़ दीजिए। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, ये जानते रहिए, क्योंकि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पॉजिटिव मतलब कोई काम हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट पार्क लगा दी, लाइट लगा दी, खूब ग्रीनरी डेवलप कर दी, तो उसका लाभ अगल बगल वालों को मिलेगा, स्वतः मिलेगा। या कोई कंपनी, बढ़िया कंपनी, बड़ी कंपनी है जो ये सारे काम कर दी, तो उसका लाभ पॉजिटिव एक्सटर्नल, लोग घूमने टहलने आएंगे, मॉर्निंग वॉक करने आएंगे, तो उसको सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़ हैं। लेकिन कोई फैक्ट्री लग गई, वो धुआं दे रही है, उसका कचरा बह रहा है, अगल बगल का पानी प्रदूषित हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रहा है, तो ये सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, वो खुद ब खुद अगल बगल वालों को झेलना पड़ेगा, उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्निटीज़। ये याद रखिएगा आप दो टर्म। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। इंक्रीज इन द रियल जीडीपी इम्प्लाइज, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। नाउ कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये तो पहले ही जान चुके हो आप, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं और जो फैक्ट्रियों में यूज होता है वो कैपिटल गुड है, और जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं वो कंजम्पशन गुड है। ये शायद मुझे लगता है आंसर है इस क्वेश्चन का, हाँ ये आंसर दिया हुआ है जिसे हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और इसके बाद मनी बैंकिंग का चैप्टर आएगा, इसके लिए लगता है मुझे कि दूसरा